हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, मेरा नाम है अर्जुन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। उस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं एक बहुत शानदार चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि हमारा फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स का ये एक डिटेल्ड वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आज डीपली पढ़ने वाले हैं, उनको रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास आ जाता है, इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फंडामेंटल्स। क्या हमारे पास फंडामेंटल्स होते हैं? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, यहाँ पर जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशंस होते हैं हमारे पास दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं, और उसमें बेसिकली क्या बताया जाता है कि प्रॉफिट्स हमारे पास बिजनेस में किस तरीके से शेयर होंगे, किस तरीके से हमारी सारी चीजें चलने वाली है, यही पार्टनरशिप के अंदर लिखा होता है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, सर पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे पास एंटर्ड हुए हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए एक दूसरे के साथ, वही हमारे पास पार्टनर्स कहलाते हैं। और कलेक्टिवली वो एक फर्म बन जाती है ना। और जो नेम जिसके अंदर वो अपना बिजनेस चलाते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। इतनी चीज क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर कैसे होता है? देखो, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है पार्टनर से, ये बेसिकली कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहलाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? और इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेपरेट एंटिटी नहीं मानते तो बेसिकली जितने भी हमारे पास फर्म के डेट्स है, फर्म का जो भी उधार है, वो बेसिकली जितने भी पार्टनर्स हैं उनके प्राइवेट एसेट से हम पे कर देंगे। ठीक है जी, जब फर्म लायबल नहीं होगी पेमेंट करने के लिए अपनी लायबिलिटीज के लिए। फिर कुछ फीचर्स आ जाते हैं सर। पार्टनरशिप का जो सबसे पहला फीचर है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, और ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। ये फर्स्ट में लिखा गया है। फिर उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तब आता है जब हमारे पास एग्रीमेंट हो, और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझ में आया? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास रिटन, हमारे पास क्या होता है? एग्रीमेंट होता है ना। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो पार्टनरशिप होती है बेसिकली वो बनाई जाती है किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर आ जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करने वाले हैं हमारे पास यहाँ पर पार्टनर्स बिजनेस के अंदर है। फिर आ जाता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, और हर एक पार्टनर बाउंड होता है कुछ एक्ट्स में अदर पार्टनर के साथ बिजनेस के रिस्पेक्ट में। यही इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाते हैं सर राइट्स क्या होते हैं। हर एक पार्टनर के पास राइट होता है शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, इन द एग्रीड रेशो, जो भी रेशो उसके अंदर लिखी गई है। फिर उसके बाद है कि राइट होता है पार्ट लेने का कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। राइट होता है कंसल्ट करने का, जितने भी बिजनेस के हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस के मैटर्स होते हैं। इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी रखने का राइट होता है। डिसअलाउ करने का राइट होता है कि अगर कोई नए पार्टनर आप नहीं चाहते हो कि मैं इस पार्टनर को एडमिशन नहीं कराना चाहता हूं, तो आप उसको डिसअलाउ भी कर सकते हो। और ये जॉइंट ओनर भी होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का, और रिटायर भी हो सकता है फर्म से अगर प्रॉपर नोटिस देने के बाद। ये इसके अंदर बेसिकली राइट्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है सर एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सबसे पहली चीज तो आई थी ये विद द एनेक्टमेंट ऑफ एक एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके इनएक्टमेंट में ये बेसिकली आई थी इंडिया के अंदर। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप बनानी है और रजिस्टर्ड करनी है इस एक्ट के अंदर। अब इसके कुछ नेचर भी पढ़ लेते हैं सर। नेचर क्या है कि एक ऐसी बॉडी है जो हमारे पास बेसिकली बनी है और इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, जो भी हमने ऊपर 2008 वाला एक्ट पढ़ा। फिर उसके बाद क्या है? एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स के पार्टनर से अलग होती है। एलएलपी शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन होता है। यहाँ पर अगर कोई भी चेंज होता है पार्टनर्स में एलएलपी के, तो किसी
चीज़ों पे इफेक्ट नहीं करती है, किस पे, एग्जिस्टेंस पे, राइट्स पे और लाइबिलिटीज पे एलएलपी के। फिर उसके बाद लिखा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। वो दोनों हमारे पास अलग अलग है, एलएलपी का एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब बेसिकली पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सर एप्लीकेबल लॉ। यहाँ पर जो एक्ट लगता है वो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पर लगता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो जो क्रिएशन हुआ है वो एक एग्रीमेंट की मदद से हुआ है, यहाँ पर लॉ की मदद से हुआ है। आगे चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 4, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर है यहाँ पर, और यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर, वो पार्टनर बन सकती है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। परपीचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कोई भी परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता है, यहाँ पर परपीचुअल सक्सेशन होता है। मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टनर आ सकते हैं और जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पर मिनिमम है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है एलएलपी के अंदर। यहाँ पर लिखा गया है कि ओनरशिप ऑफ एसेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, जो भी हमारे पास फर्म है वो एसेट नहीं खरीद सकती है, पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द फर्म, पार्टनर्स खरीद सकते हैं। और यहाँ पर एलएलपी एज एन इंडिपेंडेंस एंटिटी है, वो अपने एसेट्स खरीद सकती है। यही बेसिक इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। फिर आ जाता है सर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी चीजें हमारे पास लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है, क्या हमारी जितनी टर्म्स होंगी, कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप की, वो इसके अंदर लिखी गई होगी। क्या क्या हो सकती है वो भी हम पढ़ेंगे, और इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है। देखो सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म आ जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स आ जाएगा, टाइप और नेचर आ जाएगा कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए हर एक पार्टनर ने, वो इसके अंदर आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, पीएसआर, सैलरी, गुडविल, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है बेटा इसके अंदर, है ना। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कितना हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा, मेथड कौन से रहेंगे, ऑडिटिंग क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, यानी कि बिजनेस कब शुरू हुआ है, ड्यूरेशन क्या रहेगी, यूज ऑफ डिसीजन, बैंक अकाउंट्स, रूल्स, सेटलमेंट, सब चीजें इसके अंदर हमारे पास बेसिकली आ जाती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सर पार्टनरशिप डीड की, बेसिकली लिखा है ये रेगुलेट करती है राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज हर एक पार्टनर की, और अवॉइड करती है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगर हम उसको बेसिकली वैसे ही ओरली रखेंगे तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है कि पता ही नहीं लगेगा किसका क्या रेशो था या क्या सब चीजें थी। अगर वो रिटर्न हो जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है, तो बेसिकली हमारे पास सारी चीजें सुलझ जाती है ना। इसके अंदर यही लिखा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑलरेडी लिखी गई है हमारे पास पार्टनरशिप डीड में, है ना। और कोई भी डिस्प्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स, कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है वो इजीली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या जाता है कि एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, पर डिजायरेबल होता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड होना। क्यों? क्योंकि अगर देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहां पर क्या होगा, जितने भी हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जितने भी प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है जी। फिर आ जाता है क्या रूल्स होते हैं सर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। अगर हमारे पास एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, कुछ रूल्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सर। सबसे पहला है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कैसे शेयर होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं वो होते हैं सर इक्वल रेशो में हमारे पास हो जाते हैं। फिर आ जाता है सर पार्टनर कैपिटल, यानी कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के बारे में क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। फिर उसके बाद आ जाता है सर आईओडी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स का क्या करना है, अगर हमारे पास एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की तब भी नो आईओडी हमारे पास दिया जाएगा, यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी गिवन। फिर उसके बाद आगे कहा गया है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज, इसमें हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर लोन के बारे में क्या करना है, अगर हमारे पास एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की और पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो बदले में पार्टनर को क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कितना होता है सर 6% हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर सैलरी ऑफ पार्टनर की बात करें, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का जो दूसरा नाम है, यानी कि उसका जो सिनोनियम है वही हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर एप्रोप्रिएशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ऐसा अकाउंट है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, है ना।
और ये एक बेसिकली एक्सटेंशन वर्जन होता है हमारे पास पीएल अकाउंट का। और ये क्या रिकॉर्ड करता है, आईओसी, आईओडी, सैलरी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये रहा जी बेसिकली। और इसका जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल नेचर, यानी कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है जी, और क्रेडिट में सारी इनकम एंड गेन्स। ये बेसिकली इसका मोटिव होता है नॉमिनल नेचर का। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं, जितना भी हमारे पास इससे पहले जो पीएल अकाउंट बना हुआ होगा उसका जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर सर आईओडी, आईओडी क्या फर्म के लिए इनकम होती है? बिल्कुल सर, जब बेसिकली हमारे पास यानी कि फर्म से पार्टनर ने पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया तो ड्रॉइंग है, यानी फर्म के लिए नुकसान है, लेकिन जब फर्म को वापस उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म का तो फायदा होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाता है और दोनों पार्टनर का जितना भी गिवन होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर इधर आ जाओ सर, इधर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इधर सर हमारे पास सैलरीज आ जाती है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, कमीशन आ जाता है, आईओसी क्योंकि हमें पार्टनर को देना है, फर्म के पास से तो जा रहा है, इधर आ जाएगा। फिर रिजर्व हो गया सर। फिर उसके बाद अगर हमारे पास इधर वाली साइड ज्यादा है वही टोटल आप इधर लिखोगे, बाकी सब चीजें उसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बन जाता है सर, इधर बैलेंस आ जाता है, यानी कि प्रॉफिट आ जाता है। यही बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। अब सर जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली तो है कि आप जो है बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी? देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपने इधर लिखा है, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड में तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यानी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही बेसिकली हमारे पास एंट्री बनी है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। फिर उसके बाद होती है सर आईओसी की। आईओसी की हमारे पास दो एंट्री बनती है, एक तो कैपिटल अकाउंट में लिखने की, एक हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप उसको लिखोगे तो हमारे पास एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि एंट्री हमारे पास बनी है ये वाली, जहां पर आईओसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर आईओसी को हमारे पास अलाउ करने की एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो बनती है आईओसी डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सर सैलरी बोनस कमीशन, ये भी इसी तरीके से बनेगी, एक हमारे पास बनती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिजर्व्स को ट्रांसफर करने की, यहाँ पर जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये बेसिकली एक ही एंट्री बनती है। फिर आईओडी की आ जाती है सर, आईओडी बेसिकली हमारे पास पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बेसिकली क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो एंट्री बनी है आईओडी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक बनती है हमारे पास कैपिटल अकाउंट वाली, यानी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। आगे चलते हैं जी। फिर ट्रांसफर करने की बनती है कि जो भी हमारा एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, ये बेसिकली होता है। फिर इसके बाद आ जाता है सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कि पीएल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला लिखा है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के कैसे बनता है। जैसे हमारे पास जो पीएल अकाउंट होता है वो आपको बनता है, आपने सुना ही होगा 11th क्लास में, ऐसे हम बनाते थे, आपको थोड़ा थोड़ा सा याद होगा। पहले ट्रेडिंग बनता था, फिर पीएल बनता था। ट्रेडिंग का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो पीएल में ट्रांसफर होकर हम पीएल बनाते थे, फिर पीएल में निकलता था नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद बनता है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनता है पीएल के अकाउंट के बाद, जो भी उसका नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इसका ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना पीएल अकाउंट का। एप्रोप्रिएशन का क्या बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एप्रोप्रिएशन करना, यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। फिर आ जाता है सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। जो हमारे पास पीएल अकाउंट होता है उसमें कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। फिर आ जाता है सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो बेसिकली डेबिट हो जाते हैं इस अकाउंट के अंदर एज अ चार्ज, और यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी डेबिट हो जाते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है यानी कि पीएल अकाउंट में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो कैसा है, देयर इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बनता है, ये बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल में पीएल अकाउंट में क्या आ जाता है, ये आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर फॉलो होता है, एप्रोप्रिएशन में फॉलो नहीं होता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अपने रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना, ठीक है जी। फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो नेचर, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको देना है, अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही होगा। जैसे रेंट है, मैनेजर की कमीशन है, इंटरेस्ट और लोन है, ये बेसिकली हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपको देने ही देने होंगे। अगर आपको प्रॉफिट होगा तब भी, अगर आपको लॉस होगा
तब भी, ठीक है जी। इसके बाद अप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है जब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट। और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि ये होगा पीएल अकाउंट में, ये जाता है हमारे पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे चलते हैं जी। आगे बेसिकली हमारे पास क्या लिखा गया है, इट इज नेसेसरी टू मेक चेंजेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन देयर इज अ लॉस। यही बात लिखी गई है, अगर लॉस होगा तब भी बनाना है, और अप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। एग्जांपल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये फिक्स खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी, ये बेसिकली अप्रोप्रिएशन आ जाते हैं। फिर आ जाता है सर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईओडी। आईओडी को सर हम बेसिकली दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है सर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले मैं बात करता हूं अनइक्वल। अनइक्वल में भी दो तरीके आ जाते हैं, एक तो होता है हमारे पास सिंपल मेथड, एक होता है सर प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, हम हर एक बार आईओडी कैलकुलेट करते हैं फिर टोटल करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में सिंपल हम एक शॉर्टकट तरीके से एक ही बार फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ पर टीपी यानी कि टाइम पीरियड अपॉन 12 लगता है। यही बेसिकली फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पर कि सिंपल मेथड में फॉर्मूला लगता है, वो लगता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रेट अपॉन 100 और यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोडक्ट मेथड में तो एक ही बार फॉर्मूला लगता है टीपी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स रेट अपॉन 100 और 1/12। अगर हम इक्वल केसेस की बात करें सर, इक्वल में भी बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हमारे पास इक्वल की अगर मैं बात करूं, इक्वल में बेसिकली दो होते हैं, एक तो मंथली और एक क्वार्टरली। मंथली में भी 3, क्वार्टरली में भी 3। मंथली में जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। क्वार्टर में भी 3 होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। अगर हम मंथली की बात करें, बिगिनिंग में लेते हैं हम 6.5, यहाँ पर मिडल में लेते हैं हम 6 और एंड में लेते हैं हम 5.5। क्वार्टरली की अगर हम बात करें, जो टाइम पीरियड हमारे पास बिगिनिंग में होता है वो होता है 7.5, मिडल में 6 और एंड में हमारे पास 4.5, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं कि यही लिखा गया है कि जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स यानी कि टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड यानी कि टाइम पीरियड अपॉन 12। जो टाइम पीरियड यानी कि एवरेज पीरियड होता है वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉइंग हुई, और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 12 कर देंगे। मंथली में बेसिकली बात करते हैं, अगर हमारे पास बिगिनिंग हो तो 6.5, अगर हमारे पास एंड हो तो 5.5, मिडल हो तो 6/12 ले लेते हैं ना। और इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है, अगर हमारे पास स्पेसिफिकली 9 मंथ्स है तो बेसिकली यहाँ पर जो टाइम पीरियड हो जाता है वो 5 मंथ हो जाता है। ये भी इसी तरीके से एवरेज निकलता है ना। क्वार्टरली की भी हम बात करते हैं, क्वार्टरली में बिगिनिंग में 7.5, एंड में हमारे पास 4.5, मिडल में 6, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है और ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको 6/12 वहां पर लेना होता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड होती है, बेसिकली जब हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं सर। एक तो होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, एक होता है सर हमारे पास करंट अकाउंट। जितनी भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट में सब चीजें जाएंगी वो होती है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस, यानी कि कैपिटल का बैलेंस यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जितना भी हमारे पास एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल विड्रॉन, यही सब चीजें जाती है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जैसे कि हमारे पास लिखा गया है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, जितना भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा वो यहाँ पर, फिर उसके बाद जितना भी एडिशनल कैपिटल है वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और अगर हमारे पास कोई भी कैपिटल विड्रॉन हो चुका है ये इसके अंदर चल जाएगा। टोटल करेंगे, उधर बैलेंस निकाल लेंगे, बेसिकली यही जाता है इसके अंदर और कुछ नहीं जाता है। बाकी सब चीजें कहां पर चली जाएंगी, ये सब चीजें चली जाएंगी सर हमारे पास करंट अकाउंट में, है ना। करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, आईओसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, आईओडी ड्रॉइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे पास फ्लक्चुएटिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग में सर एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, उसमें सभी चीजें चली जाएंगी। हमारे पास जितना भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो उसके अंदर चल जाएगा, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पर हम देखने के लिए देख सकते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल भी इसमें ही, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। इधर क्या आ जाएगा सर, ड्राइंग्स आ जाएगी और कैपिटल विड्रॉन आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, और फिर लास्ट में बैलेंस। बेसिकली जो डिफरेंस है फ्लक्चुएटिंग में सभी चीजें हम एक अकाउंट में लिखते हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स की बात करें तो फिक्स में इसी अकाउंट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, बस। बाकी सब चीजें करंट अकाउंट में लिखनी होती हैं, ठीक है जी।
यही इसके अंदर आ जाता। बेसिकली यही थे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से कर लिए हैं। और इससे रिलेटेड यानी कि फंडामेंटल्स का बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CUET लेवल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली चांसेस है कि CUET के एग्जाम में आने वाले हैं, अगर वो आपने कवर कर लिया तो फंडामेंटल में कुछ भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हो और अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने वाले हो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाओ, उनको शेयर करो, और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।